आज जब आप गा रहे थे तो आवाज जो वंदे मातरम जो पीछे से जनता गा रही थी वो अलग अलग आवाज जा रही थी, लेकिन बात एक ही थी, लेकिन बात अलग अलग, सुर अलग अलग थे। और ये जो मुख्तलिफ हैं, ये जो डिफरेंट हैं, ये जो विभिन्नता है, ये खूबी भी है, ठीक है, लेकिन बात सुर एक ही है, बात एक ही थी, वंदे मातरम कहना था, लेकिन बातें अलग अलग, आवाज अलग अलग तरीके से जा रही थी। आज सुर नहीं मिल पा रहा था, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बातचीत भी यही है। आज महाराज आपकी अगर कृपा हो मतलब शो बंद कर सकता हूं मैं आज, अभी बस सिर्फ इतना, फिर कल मिलेंगे, कह सकता हूं मैं? अगर थोड़े ऐसा मेरे ऊपर रहम हो जाएगा आपका, तो ये खूबी भी है हमारी कि आवाज अलग अलग है लेकिन बात एक ही कहनी है। तो आज जो मसला है, जो डिबेट है, वो तो मैं बताऊंगा आपको। वो तो ये है कि जो ठेकेदारी है, जो ठेकेदार हैं कर्नाटक में, उनको 4% का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, मुस्लिम्स को दिया गया है, वो मसला है। लेकिन आपकी अगर कोई बात है या आप कोई बात कहना चाहते हैं तो यकीनन हम उस पर बातचीत जरूर करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ, आपसे परिचय कराना चाहूंगा। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश पासवान साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन डिबेट में इस्लाम को मानने वाले 6:30 बजे तक रहेंगे, उसके बाद रोजा इफ्तार होगा और डिबेट उसी समय हम ब्रेक भी ले लेंगे। या सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हम उसी समय डिबेट ले लेंगे। और सवाल यह था कि जो मैंने कहा कि 4% रिजर्वेशन की बात सरकारी ठेकों पे कही गई कर्नाटक की तरफ से। लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा सबसे पहले कि ये असंवैधानिक है, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये हमने जो दिया है वो इस डिस्पैरिटी जो है, जो कमजोर तबका जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, उससे दिया है और इस वजह से दिया है और ओबीसी के कोटे से उसको दिया गया है। समय समय में बहुत सारे, चाहे 95 से उदाहरण अगर निकालेंगे तो 95 के कर्नाटक में अनडिवाइडेड जब आंध्रा था तब, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया, फैसला ये गलत है। अब सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आधार धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही या गलत यह हम सब जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। और ये इस बात पर दिया गया कि हमारी असमानता जो है, जो एकदम हाशिए पे लोग जो हैं, उनके आधार पर वो जो समानता हो, इस आधार पर दिया गया। लेकिन इस आधार पर नहीं दिया गया कि आप ये धर्म का मानने वाले हैं इसलिए आपको आरक्षण दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने कई मर्तबा, चाहे वो 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उन्होंने 4.5% सेक्शनिस्ट में बात कही। उससे पहले आंध्रा का मैंने आपको जिक्र किया, वो जिक्र उन्होंने महाराष्ट्र में भी कहा। ये तमाम जगह जगह उन्होंने आरक्षण की बात कही है और अपने मैनिफेस्टो में 2009 के उसमें वो जिक्र भी करते हैं। रंगनाथ मिश्र कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने दिया था वो, और खास तौर से जो दूसरी कमेटी है जिसपे उन्होंने कहा कि हाँ, कुंडू कमेटी में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर खास तौर से रंगनाथ मिश्र कमेटी की बात मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि ये बहुत जिक्र है, बड़ा उलझा हुआ मतलब मसला है, लेकिन बात इतनी है सिर्फ कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं। लेकिन रंगनाथ मिश्र ने कहा था कि अगर आप दलित हैं, उन्होंने ये कमेटी में कहा था कि अगर आप दलित हैं तो दलित, अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर धर्म से आप अलग चले गए और आप मुस्लिम हो गए या क्रिश्चियन हो गए, तो जैसे हैं उसी आधार पर वहां आपको आरक्षण मिलना चाहिए, ये कमेटी ने कहा था और कुंडू कमेटी ने भी इसी आधार पर बात कही थी। अब आज की बहस शुरू करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से इस बहस को शुरू करता हूं क्योंकि बहुत उलझी हुई डिबेट है, लेकिन सिर्फ इतना है कि धर्म के आधार पर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत डिबेट उलझ जाती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, होना चाहिए या नहीं धर्म के आधार पर?
और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या जी संविधान कहता है। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं जहां वो इस तरीके का आरक्षण दे रही हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें आरक्षण बड़ा है या फिर जो काम में टेंडर में आरक्षण है वो बड़ा है? मुझे लगता है कि आरक्षण बड़ा है बल्कि टेंडर के मुकाबले। तो अगर कोई अगर पिछड़ा पीछे जा रहा है, आरक्षण का मेन मकसद ही यही था कि जो कहीं किसी मुख्यधारा से पीछे छूट गए हैं उन लोगों को आगे बढ़ाएं, वो कैसे आगे आएं उसके लिए प्रयास हो। और सरकार ने अगर प्रयास किया है, अब आप ये भी बता दें, मतलब मैं मोटे तौर पे कि आप फेवर में हैं। हाँ, कि आरक्षण के फेवर में कि धर्म के आधार पर अगर कोई मुसलमान, रुकिए आपसे अभी नहीं पूछा, अगर आपको बेचैनी है तो आप थोड़ी देर बाद आए, घूम घाम क्या है। जो कमजोर लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म से, बात ये नहीं कि अगर मुस्लिम का नाम आ गया तो इसमें इतना बवंडर, ये मुस्लिम के नाम पे ही आ गया। ये जब भी कोई चीज ऐसी आती है तो मुझे लगता है कि केवल सभी हमारे समाज का हिस्सा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी को मिलकर के तो भारत बना है। नहीं, यहाँ पे मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। अब आपसे सवाल पूछे तो कोई क्या यादव वर्मा का कोटा काट करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो समायोजित हो रहे हैं, अभी तो कोर्ट में मामला, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं यादव जी का आरक्षण कटे ओबीसी से और मुसलमान को दिया जाए, आर यू इन फेवर और नॉट? देखिए सरकार क्या कर रही, सरकार उस पर सोच उसकी क्या है कि वो उनका कोटा काट रही है या उनको दे रही है? कोटा काट रही है, कोटा काट रही है। कोटा काट किस में रही है? ओबीसी ना ओबीसी टेंडर में। टेंडर में अगर काहे काट रही है, मैं कह रही है काहे काट रही है? 100 लोग नहीं काट काहे रही है? 100 लोग हैं उसमें, अगर 96 लोग हैं, 100 लोग हैं उसमें 4 लोगों को अगर मुस्लिमों को टेंडर किसी काम में अगर आरक्षण मिल रहा है तो मुझे लग रहा है इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको मैं बता दूं 100 में 4 का मसला नहीं है। दरअसल वो ये कहते हैं कि बिल के प्रावधान के अनुसार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं यानी टेंडर्स में 4% आरक्षण मिलेगा और जिसमें वे सार्वजनिक 2 करोड़ के टेंडर और 1 करोड़ तक के टेंडर्स में वो इस आरक्षण के फेवर में है कि वो 4% मिलना चाहिए। आपने दूसरा वाला जवाब नहीं दिया, उसमें कहा गया कि ओबीसी का हिस्सा काटा गया, उसमें सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का रिजर्वेशन है। सरकारी टेंडर्स में कर्नाटक में मुस्लिम को जोड़ने की बात थी और उन्होंने 4% दिया। जी बीजेपी देखिए ये असली पीडीए वाले हैं कि जो कि यादव भाइयों का, कुर्मियों का, सबका इन्होंने कोटा काट के धर्म के आधार पे मुसलमानों के देने की बात कही। यही ये लोग हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के यादव देख लो, पहली चीज है। दूसरी चीज है धर्म के आधार पे, भैया देश का बंटवारा तो कांग्रेस ने पहले कर दिया, पाकिस्तान बना के दे दिया। ऊपर से धर्म के आधार पे, भाई गलती कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की आदत है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि इस देश के संसाधन पे सबसे बड़ा अधिकार, सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। कर्नाटक में जब सरकार आती है कांग्रेस का तो उन्होंने ओबीसी भाइयों में से 4% आरक्षण हटा किसको दिया? मुसलमान लोगों के धर्म के आधार पे दिया। धर्म के आधार पे आरक्षण ही नहीं। अब ये असली पीडीए है, देखो इनके शकल, ये समाजवादी है। यादवों के सबके, इन्होंने यादव के, कुर्मी के, जिसके भी, सबके धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे दिया। मतलब राइट मैं पूछना चाहता बड़े आराम से, अपना तो जिक्र नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा। सवाल ये है कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के तरफ से जो बैटिंग करेंगे, बोलेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण सही या गलत? देखिए ये प्रश्न इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहें उसको, सवाल को जैसा तोड़ना चाहें, मोड़ना चाहें आप तोड़ना नहीं चाह रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले किए थे कि कर्नाटक में। अच्छा चलिए ये सवाल छोड़ देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, ठीक है, आपने दिया 4% कर्नाटक में। मैं जानना चाहता हूं यह संविधान के साथ छेड़छाड़ है या नहीं? यह सवाल तो सही है ना? सही है सर, बिल्कुल सही है।
धर्म के आधार पर इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ की और सॉरी संविधान में कोई छेड़छाड़ की स्थिति नहीं बनी है सर। इसमें नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, नहीं सुन तो लीजिए, अब मेरे बातों को सुनेंगे ही नहीं। देखिए इस देश में अगर अलग अलग मॉडल देखेंगे जहाँ पे पूरे राज्यों में भी इस समय मुस्लिम आरक्षण, अगर हम लोग कहें अल्पसंख्यक आरक्षण ज्यादा सही शब्द होगा, तो अलग अलग जगह पे जो आरक्षण प्राप्त हो रहे हैं वो नौकरियों में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अगर नौकरियों में आरक्षण प्राप्त हो सकता है तो फिर टेंडर में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है? टेंडर में आरक्षण का ये प्रयोग नया है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि नौकरियों में आरक्षण धर्म के आधार पे है, बिल्कुल है, अलग अलग जगहों पे आरक्षण है। धर्म के आधार पर आरक्षण है क्या कहीं पे? आप धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, आप उनसे आरक्षण काट के आप धर्म के आधार मुसलमानों को देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। अब मैं यही तथ्य जो बीजेपी रख रही है सदन के भीतर और सदन के बाहर, वो गलत तथ्य रखा जा रहा है। कर्नाटक के संदर्भ में मैं बता दूं, सुन लीजिए, 1995 में ही वहां पे मुस्लिमों को 4% आरक्षण तभी मिल गया था देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कितनी सरकारें आई गई नहीं, वो अभी भी चल रहा है। That has been stuck down। मैं आपको बता, ना बिल्कुल आप तैयारी करके आए होंगे। 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई। मुस्लिम को इस आरक्षण का लाभ कर्नाटक सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मिलेगा। हालांकि कर्नाटक में मुसलमानों की पहली बार 95 में देवगौड़ा की सरकार ने 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे बीएस बोम्मई की सरकार ने 2023 के चुनाव से पहले खत्म कर दिया था। जी, और 2010 में सुप्रीम कोर्ट में यह मसला पेंडिंग है। अब देखिए 2023 में कब उसमें बासवराज बोम्मई जब 2023 में आता है तब खत्म करते हैं। उसके पहले कितनी बार बीजेपी की सरकार आई और गई 95 से? प्रश्न नंबर 1। तब आपने कभी कहा ही नहीं कि ये संविधान, तब आपने कभी ये नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे की तो याद आपको तब आई जब चुनाव होने वाले थे इधर में। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके बात का पूरा जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बासवराज सरकार के जो उसमें बीजेपी की सरकार ने जो 2023 में मुझे ये आंकड़ों में ये जनता जो है ना जाती उलझ। रुक रहा यार, मैं आपसे एक बात, जनता जाती उखड़, मैं आपसे मैं सीधी डिबेट करता हूं। बिल्कुल सीधी डिबेट होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल सीधी और सरल। मुझे सिर्फ ये बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण सही है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं, बस इतनी सी बात। कर्नाटक या देश भर में कहीं पे भी जो आरक्षण दिया गया वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया है। वो तमाम आरक्षण जो दिए गए सामाजिक और शैक्षिक आधार पर, यानी वही आधार पर आरक्षण। अगर मुस्लिम के कुछ जातियां अगर ओबीसी कैटेगरी में आती तो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज गुजरात में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में मुस्लिमों ना। तो पॉइंट कम, अब पॉइंट आया। मैं यही जानना चाह रहा था कि पॉइंट आए तो पहले, और पॉइंट आया। पॉइंट ने कहा कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई अनुसूचित जाति का है, दलित समाज से आता है और वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो जाति तो उसकी बनी रही, तो उसके इस आधार पर उसको मिलना चाहिए। भाई जाति उसकी बनी रही, धर्म उसने बदल दिया। हाँ जी, ये कैसे होगा सर? ये कैसे होगा? यही चमत्कार है। बस चमत्कार है। तो कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। कर्नाटक में 4% दे रही है, मतलब धर्म के आधार पर। अगर यही है दिल्ली की सरकार अगर देने लगे कि चलो हिंदू के धर्म के आधार पर दे रहा हूं, तब तो खूब बढ़िया बने। कांग्रेस हमेशा जो है कि तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, लड़ाती आई है। एक मिनट, हैव टू वेट, उतावलापन नहीं। कांग्रेस इतनी खतरनाक पार्टी कर रोका नहीं गया तो देश को इतना विभाजित करेगी, जातियों में बांट देगी हिंदुओं को और काटेगी। अपोजिशन में थे आडवाणी जी, उन्होंने कहा कि अगर उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया तो ये देश दोबारा फिर से बढ़ जाएगा। जी मैं आपके पास आता हूं ना। जी हाँ। ये आरक्षण की बात धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जो समुदाय पिछड़े हुए हैं, हाँ। जो शोषित वर्ग हैं, वो तो दिया गया। जो शोषित वर्ग हैं और जो पिछड़े हुए हैं, हाँ। जिनका शोषण हुआ है, उसके आधार पर आरक्षण होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, वो होती है और वो बनी रहनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या जो शोषित हैं, जो हाशिए पे मौजूद हैं, हाशिया तो समझ गए ना, एकदम कोने पे, उनके आरक्षण से काटकर मुस्लिम को आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं? किसी को काट करके किसी का आरक्षण की बात नहीं है। बात बस सिर्फ इतनी है कि जो जितना दबा हुआ है, जो जितना पिछड़ा है, जो जितना शोषित है, उसके अनुसार से आरक्षण होनी चाहिए। तो सवाल मैं आ गया। कमेटी की रिपोर्ट है रंगनाथ की, उन्होंने कहा कि देश में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा और ये देश में सबसे ज्यादा दबा कुचला समाज कोई है
तमाम सारे, उसमें एक मुस्लिम समाज भी है। तो जो आपकी दलील है वही दलील उधर से आई कि भाई मुस्लिम समाज भी बहुत पिछड़ा है और कई हिस्सों में उसकी हिस्सेदारी नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हो। दौरा काहे पड़ने लगता है तुमको, हैं? तो जहां उसकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं है, लिहाजा वहां पे आरक्षण मिलना चाहिए। रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट। जनाब आली, मैं जानना चाहता हूं धार्मिक आधार पर आरक्षण सही, दुरुस्त या गलत? देखिए, धर्म की बात आप ला रहे हैं, मैं धर्म की बात नहीं ला रहा हूं। मैं बता रहा हूँ आपको। दलितों को किस आधार पर मिलता है? दलित को इसलिए क्योंकि वो हाशिए पर है। नहीं, हाशिए इसलिए ना। तो मुसलमान कहाँ है? आपने तो बात हमारी कह दी, हमारी तर्जुमानी आप कर रहे हैं। आपने कह दिया हमारे, इसलिए मैं जवाब देता हूं। जवाब ये जनाब मैं दे देता हूं बेटा। जवाब ये कि हम मालूम है हम किस बोझ के तले दबे हैं। हमने बरसों से अपराध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कह रहा हूं खुलेआम अपराध किया है। जाति व्यवस्था में जो दबे कुचले थे, अछूत तक दूर बैठते थे, ढोल पीटा जाता था, झाड़ू लगी होती थी पीछे और उसके पीछे से पता चल जाता था कि वो दलित समाज का व्यक्ति आ रहा है। हमने किया तो इसलिए दिया। लेकिन जब हमने इस्लाम ले लिया या क्रिश्चियनिटी में आ गए तो हम एक सफे में खड़े हुए, कंधे से कंधा मिल गया, ब्रदरहुड बन गया, दस्तरखान सज गया, तो काहे का फिर जाति रह गई, ये जानना बेहद जरूरी है। अच्छा सवाल है आपका। सवाल ये है, जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस समाज में दलित है ना, वही स्थिति हमारी भी है। अगर हमें आरक्षण मिल रहा है तो इन लोगों को, भाजपा वालों को क्यों दर्द हो रहा है? हम लोग दलित के साथ काम करने वाले लोग हैं, बराबर के। आज हमें रिजर्वेशन नहीं है, दलित को रिजर्वेशन है। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भिस्ती समाज को जो पानी से नाली धुलाता था, गंदगी साफ करता था, दलित गंदगी साफ करता था, हम उसको धोते थे। हमें क्यों इतराज हो रहा है लोगों का? नहीं, एक मिनट देखिए नहीं, ये बहुत गंभीर चिंतन है। और मौलाना साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी बात से कोई ऑफकोर्स सर कोई हो सहमत या ना सहमत हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सवाल ये भी है, फिर ये बात खुल के कहनी पड़ेगी कि कन्वर्जन, फिर ये सर गुरुजी मैं कह रहा हूँ, नेशनल टीवी पर आनकर कह रहा हूँ कि हम दलितों के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जनाबे आली बहुत खुल के ये भी कहना पड़ेगा फिर कि कन्वर्जन जो है वो कोई दवा नहीं है। कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो चलिए, लेकिन अब सवाल ये है, मैं वेरी क्विक सर आपको दिक्कत नहीं होगी, सर आपको दिक्कत, हिंदू समाज से अलग कर दीजिए। सर आपको नहीं, वो अलग नहीं हो सकते। वाह, कैसे अलग कर दीजिए? वो कैसे कर देंगे? सर एक मिनट नहीं, धर्म के आधार पर मिल रहा है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैं आ गया। बहस आराम से चलेगी, बड़े आराम से बाजी उधर जाएंगे सर, आराम से। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का हक है। सर प्लीज बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह दीजिए अपने चैनल से, नहीं किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा सर। नहीं, आप कैसे नहीं मिलेगा? आपके पिताजी का थोड़ी ना मुल्क है। बहुत आराम से सर। मौलाना कूल डाउन। फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि ये 3 बोतल हैं, ये तीनों पे पहले हक था, ये दी गई हैं, इसमें अख्तियारी नहीं है, ये तो दे दी गई। अब इसमें से आप कहते हैं इस बोतल से आधा हिस्सा जो है मुझे दे दीजिए, तो सवाल तो ये है, किसी का हिस्सा आप काटेंगे। डॉक्टर गोपाल सिंह की रिपोर्ट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, आपको दिया नहीं, लेकिन आप वो मांग कर रहे हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ी है? सर मैं वही पूछ रहा हूँ। सर रंगनाथ मिश्रा को मैंने कोट किया, कुंडू कमेटी भी रिपोर्ट करी, वो भी सर हक नहीं है, संविधान नहीं कहता। मौलाना संविधान नहीं कहता। ठीक, जनाब आली, जनाब मैं खड़ा करना चाहता हूं जी फैज खान साहब को। मौलाना ने कुछ तर्क दिए, मैंने भी कुछ रखे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण सही या गलत, या किसी के हिस्से से कोई चीज दी जा रही है तो एडजस्टमेंट करना चाहिए, सोसाइटी में सारे तबके ऊपर आए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। प्रतीक भाई, दो सुप्रीम अथॉरिटी में कहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश के, थोड़ा ऑडियो तेज करेंगे। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश के हिसाब से एक सुप्रीम अथॉरिटी है, और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के हिसाब से सुप्रीम अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी की भी साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ऊंचा या नीचा नहीं किया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि आज से कोई भी जाति, समुदाय, रंग, पैदाइश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे ही आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, संविधान के विरोधी भी हो जाते हैं और इस्लाम के विरोधी भी हो जाते हैं। दूसरी बात Sir, I will give you a chance. Give you a chance. Sir, no, this is not the way. Sir, this is not. ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। ये फैज खान नहीं बोल रहे और आरएसएस की विचारधारा बोल रही है, और आरएसएस की विचारधारा पैगंबर हजरत मोहम्मद का ज्यादा सम्मान करती है, समानता का, संविधान का ज्यादा सम्मान करती है। इन्होंने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, एसटी को आरक्षण है। एसटी को आरक्षण है। कश्मीर में एसटी में मुसलमान आते हैं, उनको आरक्षण मिलता है। ओबीसी को आरक्षण है। ओबीसी के अंतर्गत जो मुसलमान आते हैं उनको आरक्षण मिलता है। लेकिन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने धर्म के आधार पर आरक्षण लाया, 47 में विभाजन हो गया। फिर 2025 में धर्म के आधार पर आरक्षण ला रहे हैं। हम 2047 में भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, विभाजित भारत नहीं बनाना चाहते हैं। ये रैमजे मैकडोनाल्ड 2, जिसका नाम है सिद्धारमैया, ये अपनी पॉलिसी को बदल ले। धर्म के आधार पर जब जब आरक्षण होगा देश का विभाजन होगा। और इस्लाम, ये जिस महमूद गजनवी को मानते हैं ना, उसका खुद का कोटेशन है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक, मैं बिल्कुल बहस को, डिबेट को उसी तरह रखना चाहता हूं। अरे बेटा, बच्चों, तो अपना मोबाइल नीचे रखोगे, बीच में बोलोगे नहीं, है ना? आराम से देखोगे। जी जनाब आली, मैं अब आपसे पूछता हूँ। मैं प्रोफेसर मैं आता हूँ। अभी बात कर रहे थे फैज खान, बड़ी अच्छी कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया, उस पर अमल तो करते नहीं है, खाली बात कहने से नहीं। आप तय नहीं करेंगे हुजूर आली? मैं कह रहा हूँ हजरत आप नहीं तय करेंगे? ये करूंगा ना तय, मैं करूंगा, मुझे अधिकार है, जब तो कह रहा हूँ। आपको रिजर्वेशन 4% का नहीं दिया गया इस बात का तय करने के लिए कि आप तय करेंगे? भी आरएसएस ने और विश्व अच्छा, इन्होंने गलत क्या कहा? अरे मंदिरों में दलितों को घुसने नहीं दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मंदिर में नहीं जाने दिया, किसी आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में इरफान सोलंकी को और जो है उसको आपके अब्बास सोलंकी को, देखिए एक मिनट, बराए मेहरबानी, आप बहुत संजीदा लोग हैं। सर आपसे मैंने पूछा, सर बहुत संजीदा लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जनता है, समझिए। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने माफी मांगी, मेरे पुरखों से जो गलती हुई इसके लिए माफी मांगी, और मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने, आपने, इन्होंने, भैया ने, सबने मिलकर यह तय किया। हुजूर आली, बहस एक ही तरीके से हो सकती है, जब आप बोलें तब मैं सुनूं, जब मैं बोलूं तब आप सुने। हम लोगों ने ये तय किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दी कि नहीं, जो हाशिए पे हैं उनको हम आगे लाएंगे, हमने ये कहा उसमें। तो आप ये क्यों तो आप बार इस बात के लिए क्यों कहते हैं कि हमने हमने कहा ना मैं माफी मांगूंगा, मैंने कहा ना मैं गलती हुई है, लेकिन वही सर उसी 67 करोड़ लोगों ने एक ही जगह डुबकी लगा ली, तब आपने नहीं देखा पासवान साहब जी। अरे 67 करोड़ लोगों ने डुबकी नहीं लगाई हैं? क्या आधार था करने का? कैसे कह दिया आपने? क्या आधार था? क्या जगह थी वहां इतनी जो 67 करोड़ आ जाएंगे वहाँ? भारत की वो भी झूठ है। अब तुम ही संभालोगे, अब हम नहीं संभालेंगे। ये गलत शब्द का इन्हों कर रहे हैं। ये दलित का नाम आप क्यों लेते हो? मैं कहना चाहता हूँ नहीं। हमारे यहाँ पटना में मंदिर है, मंदिर में दलित पुजारी है। आप पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट संविधान ये नहीं कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बहिष्कार किया है और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ने नहीं
अभी 2010 में वो पेंडिंग है, नहीं कहा। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात का मौलाना ये गलत बात आपने बोली कि आपने कहा कि इतने लोगों की तो जगह ही नहीं है वहां पे कुंभ में। मौलाना ये गलत बात है, ये दिस इज वेरी बैड। जी जी देखिए, ये कहते हैं कि औरंगजेब के समय में भारत की जीडीपी सबसे ऊंची थी। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कहते हैं कि सबसे ऊंची थी। अभी जीपीएस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, गिनती के सारे माध्यम है, तो ये 67 करोड़ मानने को तैयार नहीं है। और तुष्टीकरण की इनकी पॉलिसी अभी से नहीं है, 1986 से है। एक गरीब मुस्लिम महिला को इन लोगों ने अधिकार नहीं दिया, संसद में प्रस्ताव लाकर उसका अधिकार छीना, और अब फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव लाते हैं। सेंट्रल ने अभी लाया नहीं है, ये वक्फ का विरोध करने लग गए। मतलब सेंट्रल अभी प्रस्ताव लाया नहीं और विधानसभा में विरोध करने लगे वक्फ का। फैज भाई, मैं एक बात कहूंगा, और बहुत 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 गुस्ताखी माफ हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ औरंगजेब का नाम आए। हमें औरंगजेब पे बात नहीं करनी है, हमें औरंगजेब पे बात नहीं करनी, हमें नहीं बात करनी मौलाना, हमें नहीं बात करनी औरंगजेब पे। हमें बात ये करनी है कि ये जो बच्ची खड़ी है, क्या नाम है तुम्हारा? है तो सामने, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का जायसवाल। अनुष्का जायसवाल का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस पे बात करनी है। मुझे नहीं बात करनी औरंगजेब पे, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हुजूर आली आंख नाक कान खोल के ही रहना पड़ेगा इस मुल्क में। ऐसे भी नहीं रहेगा कि आप आस्था पे चोट करते चले जाएं, आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और हम आपसे पलट के ये सवाल भी ना पूछें कि किस आधार पे आपको धर्म से आरक्षण लेना है। मैं ये भी ना पूछूं आपसे। किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं लिखा हुआ है, बाबा साहब का लिखा हुआ है। 200 लोग साथ थे बाबा साहब के जब संविधान। मैं तो पिद्दी का शोरबा, मैं तो उन्हीं की दुहाई दे रहा हूं आपसे और पूछ रहा हूं। जी पासवान साहब, जी प्रोफेसर, सवाल यह है कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात, टेंडर में, सरकारी टेंडर्स में 4% आरक्षण की बात, और सवाल यह कि तमाम उद्धरण जो दिए जा रहे हैं, ये कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, अरे भारत रत्न ने लिखा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं उसके बाद की जो फसल है, पॉलिटिकल फसल है, उनको किसने अधिकार दे दिया कि उसमें छेड़छाड़ कर लो संविधान में? मैंने तो यही पूछा आपसे, तो 4% कैसे दे दोगे आप? तो अब तक बहस क्या कर रहे थे? अभी वर्तमान जो संवैधानिक स्थिति है, इसके आधार पे, धर्म के आधार पर आरक्षण सही नहीं है। वर्तमान संवैधानिक स्थिति नहीं छेड़ेंगे नहीं कोई। जनाब बैठो, आप बैठो मौलाना, बैठो। हाँ। लेकिन आरक्षण की जो प्रस्तावना प्रावधान किया गया है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, आर्थिक रूप से भी नहीं है। लेकिन भारत बीजेपी सरकार ने आर्थिक रूप से आरक्षण लागू किया ईडब्ल्यूएस का, संविधान में संशोधन करके। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने संविधान में संशोधन करके और किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर सकती है। क्योंकि बीजेपी ने आर्थिक आधार पर किया, उन्हें किया। हाँ। मेरा मानना है कि आरक्षण अयोग्यता का पर्याय नहीं है। हाँ। जैसा कुछ लोग मानते हैं। आरक्षण प्रतिनिधित्व का पर्याय है। हाँ। जो समाज में हाशिए पे किसी कारण से जानबूझ के वंचित किए गए लोग हैं, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, उन सभी लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने का जरिया है आरक्षण। जैसे सबसे पूछ लीजिए, सभी लोग महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, सभी लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करेंगे, लेकिन जैसे ही आरक्षण आएगा जाति के नाम पे सब विरोध करेंगे। तो मैं उस आरक्षण का बाई प्रोडक्ट हूँ। मैं दलित जाति का होने के कारण, दलित जाति ने जो वंचनाएं झेली और झेल रही हैं, उसके आरक्षण के कारण मेरे पिताजी को सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली, मेरे दादाजी मजदूर थे और आज मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ आरक्षण के कारण। ये आरक्षण का सकारात्मक पक्ष है। लेकिन आरक्षण के साथ एक स्थिति यह भी है कि आरक्षण उस ऐसे देवता की तरह है जिसे पूजते सब हैं, फल मिल रहा है कि नहीं मिला कोई नहीं चिंता करता। पूरे सरकारों को आरक्षण पे श्वेत पत्र लाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ कितना मिला। सारे सेक्टर निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, सब कुछ अलग अलग क्षेत्र में विभक्त हो रहा है। तो बस एक झुंझुना पकड़ा दिया आरक्षण का नाम। तो आप इस बात के फेवर में हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस का एक कैटेगरी बनाई, आप इस फेवर में हैं कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, अगर सरकार देना चाहती है तो उसके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए? ये कर सकती है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, समाज में जितने भी ऐसे तबके हैं जो मेनस्ट्रीम से बाहर हैं, किसी आज मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे ये कोई एक उदाहरण हो सकता है कि आज एक बड़े सरकारी बैंक का एग्जाम था और मैं गया हुआ था, मैं आ गया सर, मैं वहां गया हुआ था, तमाम सारे लोग खड़े थे, इतना हुजूम था हुजूर आली
बैंक में जो वो नवयुवक आए थे एग्जाम देने, और ये सवाल वहां से सीधे वहीं से जुड़ा है, और तमाम सारी दिमाग में जो सवाल कौंध रहे हैं आपके, जो बैठते हुए टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, वो वहीं से जुड़ा हुआ सवाल है। इतना हुजूम है जो देने जा रहा है। अलग से एक कैटेगरी और बनाई जाए और उसमें मुस्लिम को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि वो भी हाशिए पर है। अब सवाल ये है, और ये इन्होंने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं आपसे कि ये कोई वो नहीं हो सकता कि अगर आरक्षण मुझे मिला है तो मैं कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूं। आप बिल्कुल योग्य हैं, 100% योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि वो जो तबका है, तो 100 ही गिनती ना, 100 में जितना बांटना हो बांट लो। कहां तक बांटते जाओगे? 100 के बाद तो खत्म ही हो जाएगा मामला। कहां तक आप डिवाइड करेंगे, ये भी एक सोचना है। जी हाँ, मेरा निवेदन इतना सा है। कहां से आना हुआ? मैं तो राजस्थान से हूँ, जयपुर से। राज महावीर सिंह मेरा नाम है, वेट लिफ्टिंग कोच हूँ। वेट लिफ्टिंग कोच हैं? जी। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि हम 2 कदम पीछे जाके झांके तो हमको थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा। 1948 में महात्मा गांधी को वीर सावरकर जी ने स्पष्ट कहा था कि आप जातिगत आरक्षण बंद कीजिए और इनको आर्थिक आधार पर दीजिए, मगर वो नहीं माने और उन्होंने इसी वजह से सारा का सारा लफड़ा बढ़ा। अब एक उदाहरण है मेरा, जैसे मेरे बाप ने कोई गलती की, मेरे बाप ने गलती की, तो क्या मैं भी वही गलती करता रहूं? नहीं नहीं, आप बहुत समझदार हैं। आपने जैसे ही 47 में आजाद हुआ देश, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें उल्लेख कर दिया कि नहीं भाई, अब वो जो गलती हो रही थी अब वो गलती नहीं होगी। मगर मेरा निवेदन है कि उसके बाद में 1954 के अंदर 370 कैसे लग गई? उसके बाद में ये वक्फ बोर्ड का जो है उसमें धाराएं कैसे बदली गई? उसके बाद 1991 में कैसे धारा? हमें लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस ऑटो वाले ने एक अच्छा उदाहरण दिया। बोले मेरे गांव में जो पंडित जी हैं मंदिर में, वो दलित हैं। बदला है, समय बदल रहा है सर, एंड इट विल टेक टाइम। टाइम तो लगेगा, लेकिन बदला है, बदलाव आया। जी हुजूर, जनाब। महावीर मंदिर पटना के जो पुजारी हैं, एक मिनट सर मैं प्लीज गुजारिश। हाँ सर, क्या नाम है? महावीर मंदिर पटना के जो पुजारी हैं वो वहाँ महादलित पूजा करते हैं और लोग उनसे प्रसाद लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन्होंने कहा कि आप महादलित को ये कर दीजिए, उनसे कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और जब कौन सा मंदिर आपने बताया? महावीर मंदिर पटना, जिसका कि आज कितना अस्पताल चल रहा है। वो जो अस्पताल जो रेलवे स्टेशन के बगल, कुणाल साहब का जो अभी चले गए, उनके द्वारा ही जो निर्मित किया गया था, वो जिसका इतना प्रचार प्रसार है, वहाँ अभी भी महादलित पुजारी ही पूजा करते हैं। महादलित पुजारी हैं, और ये समाज में, सोसाइटी में चेंज का द्योतक है। मैं शैलेंद्र जी से पूछूंगा, बहुत देर हो गई जी। हाँ, अभी ये गिनती के हैं, गिना रहे हो। जब हम जाएं और मिल जाए कि कौन हो, तो ये स्थिति लाना, और वहां तक जाना है। रुको, मैं आ रहा हूं। हाँ जी। प्रतीक जी, शब्द जो है आरक्षण काफी समय से चल रहा है, आजादी से चल रहा है। आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वो अगर अब कोई भी आंदोलन का जो स्वरूप है ना, वो कब जाके जो अपना मूर्त रूप लेता है, जब बुराई जो है ना अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। तो मेरा ये अंदेशा, मेरी जो शंका है, हम उसी दिशा में जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं? वो किसी चीज का निर्धारण कैसे होगा? वो आंकड़ों के आधार पे होगा। देश की आबादी आज लगभग 144 करोड़ से अधिक है। वो परिवार, वो किसी भी जो है, चाहे अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो, या अन्य मतलब किसी भी वर्ग के हो, एक पीढ़ी ने जो आरक्षण ले लिया है, क्या वो दूसरी पीढ़ी आरक्षण की हकदार है या नहीं है? जो ये देखिए, हल्का विषय नहीं है। वो क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो है संज्ञान डाला। उन्होंने बोला कि अब आप जो है, अगर मान लीजिए, मैं एक तर्क पूछ लूं आपसे। आपने पिता को आरक्षण मिला, मैं ये तर्क रख रहा हूं, पिता को आरक्षण मिला, आप कह रहे हैं कि बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्या उसने त्याग किया? ठीक है, अच्छा सवाल है। क्या आपने बेटे को अपने बगल में बैठाना शुरू कर दिया? ये सवाल मैं आपसे पलट के पूछता हूं। आपने बैठाना शुरू कर दिया? आपने उसको तीज त्योहार में अपने घरों में बुलाना, उनके साथ बैठना शुरू कर दिया? वेरी इंटरेस्टिंग। जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, क्या उससे सामाजिक समरसता पैदा हो गई है क्या प्रतीक जी? मुलायम सिंह के परिवार को, मायावती के परिवार को, स्टालिन के परिवार को, या प्रकाश सिंह बादल के परिवार को, इन परिवारों को, या लालू प्रसाद यादव के परिवार को, इनको आरक्षण की आवश्यकता है? सही मायने में ये लोग उनका हक छीन रहे हैं, जो इन्हीं के वर्ग के लोग हैं। जो है सही मायने में उनका, हमारा नुकसान नहीं कर रहे, आपका नहीं कर रहे, जो है, क्योंकि हम आप उसमें जो है भागीदार है ही नहीं। बादल साहब को क्यों चाहिए, ये मुझे नहीं समझ। इसमें कहूंगा, देखिए जो आपने सवाल पूछा ना, देखिए ओबीसी के संदर्भ में तो ऐसे भी जो मलाई जिनको है, वो उसके लिए बना हुआ आर्थिक कि कितने लाख तक के लोग हैं। क्रीमी लेयर ओबीसी पे लागू है गुरुजी, लेकिन बाकी जगह नहीं है गुरुजी। देखिए उस जगह पे जो आपने सवाल पूछा, सवाल ये था नहीं, सवाल ये था
उस पर कोई भेद है ही नहीं। जो सर अरे सर मौलाना सवाल ये नहीं था, बहस जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आइए। हमने किसी ने नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, और मैं तो ये भी कहता हूं कि हो भी नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूं कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, ये धर्म के आधार पर सही या गलत, ये सवाल था, इसी पे आइए। कर्नाटक में जो हुआ है वो बिल्कुल 100% सही है, और आप देखिएगा उस पर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मोहर भी लगेगा उसके ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ पे चीजों को अलग ढंग से रखा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि वो केवल और केवल धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं है। अभी वर्तमान में जो पूरी आरक्षण की प्रणाली है वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पे पिछड़ेपन के कारण, और जो लोग ये तर्क देते हैं कि भारत में अगर कोई मुस्लिम धर्म में चला गया वो तो समानता की बात करता है, उसमें जातिगत भेदभाव की स्थिति नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें भेदभाव की स्थितियां बनती है, और इसलिए उसके भीतर भी कोई समूह अगर है तो वो भी आरक्षण के हकदार है। पहले से वो आरक्षण मिल ही रहा है अलग अलग प्रदेशों में। मुलायम सिंह के परिवार का जो लगातार उत्थान हो रहा है, क्या आरक्षण की वजह से हो रहा है? स्टालिन के परिवार का जो उत्थान हो रहा है, क्या आरक्षण की वजह से हो रहा है? आरक्षण से जो प्राप्ति है वो आर्थिक आधार पे होती है, न कि सामाजिक आधार पे। जो ये मैं आकर कह रहा हूं। अभी बात कर रहे थे हमारे। हाँ जी, मैं रुकिए, जनता से पूछना चाहता जरूर। हाँ जी, क्या नाम है साहब? रतीश मोहन अग्रवाल है, गुड़गांव से आया हूँ। हाँ जी, क्या काम करते हैं अग्रवाल साहब? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। बैंकर हैं? रिटायर्ड बैंकर। बच्चे कहाँ हैं सब? सब गुड़गांव में ही हैं। काम को धंधा कर रहे हैं, सब सेटल हैं? सब सेटल्ड है। अच्छा वाह, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब थोड़ा जो डिबेट है वो सेटल कर देता हूँ। तो सब हाँपने लगते हैं ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब डिबेट ऊपर पहुंच जाती है, एकदम फेफड़े जो हैं फट जाते हैं, एकदम लगता है। हाँ जी बोलिए। मेरा दो बातें कहनी है। ये सब कह रहे हैं कि मुसलमान पिछड़ गए। अरे भैया 700 साल मुसलमानों ने पर राज किया है। बड़े बड़े सूबेदार, जमींदार सारे मुसलमान थे। पिछड़े क्यों? इन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए पिछड़ गए। ये तो राजा थे हमारे, तो कैसे पिछड़ गए भैया? चुपचाप बैठ जाओ। अब आएगा मजा। यहां जान निकल गई, ये मजे के लिए खड़े हैं। अग्रवाल साहब तर्क तो है, ये। मैं आ रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि मैं हुजूर, अरे आप बहुत संजीदा आदमी। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं औरंगजेब पे बहस नहीं करना चाहता, और आपने वो तर्क रखा है यहाँ पे, और ये एक दिमाग में बात है कहीं। आपने कहा जब 700 साल शासन किया तो उसके बाद ये दबा, पिछड़ा, कुचला समाज कैसे रह गया, और जब आप इस्लाम में चले गए या क्रिश्चियनिटी में चले गए तो फिर जाति कहां से आई? लोगों ने कहा जाति नहीं खत्म हो पाती, आप रिलीजन बदल लेते हैं लेकिन जाति तो चलती ही रहती है। लेकिन मैं ऐसा जगह जानता हूं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस को जानता हूं कि उनके यहाँ जब दावत होती है तो बड़े बड़े पंडित क्या और बड़े बड़े लोग क्या, सब लाइन में बैठ के खाना खा लेते हैं। और ये वहीं हुआ है, सिर्फ वहीं पे हुआ हुजूर आली। नीचे तक आ पाया, इसमें अभी संदेह है। नहीं आया। कोई बोला पीछे एक आवाज आई, बोला नहीं आया, एक आदमी है। और जब तक वो एक आदमी के साथ न्याय होता नहीं देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाइन जस्टिफाई नहीं होती है। जी ऑफ कोर्स आ गया दुबे जी, समाजवादी पार्टी। अभी दुबे जी बात कर रहे थे, नेताजी का नाम ले रहे थे, अखिलेश जी का नाम ले रहे। अरे भेदभाव तो आपको बता दें कि जब अखिलेश जी ने अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया। ये बीजेपी की मानसिकता। वो एक मंदिर में जाते हैं, बीजेपी के लोग जाकर के उस मंदिर को धुलवाने का काम करते हैं। तो जब हिंदू धर्म में ही, क्या वो हिंदू धर्म में नहीं है? ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता है कि अगर ओबीसी पिछड़ा वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बनता है और अगर वो जाता है तो आपको गंगा जल से धुलवाना पड़ता है, तो ये मानसिकता को त्यागना होगा। इसलिए ये आरक्षण है। आज की डिबेट का जो सब्जेक्ट था वो यही था कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने जो किया, यहाँ आरक्षण की बात हो रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण। जिस आप ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं ओबीसी समाज में से दलित भाइयों बहनों में से आरक्षण काट के लेके बैठे। मैं यहाँ, एक मिनट, मैंने बोला नहीं, यहाँ इतने दर्शक हैं, सबसे पूछे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जूनागढ़ के नवाब, अवध के नवाब, रामपुर के नवाब, मुरादाबाद के नवाब थे, तो कांग्रेस ने आपकी हालत पंचर जोड़ने की क्यों कर दी? क्या आप आरक्षण मांग रहे हैं बैठ के? आप उनकी हालत, आप हमने हिंदुस्तान की उन्नति और तरक्की के लिए त्याग कराया उनसे, और वो भी केवल जब
ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस आधार पर कि हिंदू धर्म में रहकर हम पर जुल्म हुआ, तो आप पैगंबर मोहम्मद का भी अपमान कर रहे हैं आरक्षण मानकर, जीसस क्राइस्ट का भी अपमान कर रहे हैं आरक्षण मानकर, क्योंकि ये समानता की बात करते थे। आप मानते हैं, आप मानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद समानता की बात करते हैं, मानते हैं? पैगंबर हजरत मोहम्मद समानता की बात नहीं मानते, जीसस क्राइस्ट समानता की बात नहीं मानते। जब ये लोग समानता की बात मानते हैं तो इनके अनुयायी होकर आरक्षण की मांग करना, उनका अपमान करना, उनका सम्मान करो। अरे कितना समय हो गया? 5:30, नहीं 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 नहीं, अब रोजा तारीख। हाँ तो जल्दी बोलिए। 60 साल में कांग्रेस ने इतनी बेहतरीन स्कीम चलाई कि मुसलमानों को आरक्षण मांगने के लिए तैयार कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे जो मौजूद हैं उनका स्वागत है, मम्मी पापा का स्वागत है, वो तमाम सारे नवयुवक जो आज आए हैं शो में उनका स्वागत है। कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से आई हैं? हाँ, द्वारिका से। अरे यही वाली द्वारिका ना? हाँ हाँ यही वाली द्वारिका। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में भी द्वारिका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज बहस बहुत गहमा गहमी वाली थी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात थी, संवैधानिक पहलू पर लेकर बात थी, बीजेपी की बात थी, कांग्रेस की बात थी, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर कहीं ये बात थी कि आधार क्या होना चाहिए, इस पर भी बात थी। जो मुस्लिम वक्ता थे वो क्योंकि रोज़ा अवतार था उसके बाद वो चले गए, लेकिन हाँ बहस मौकूल है क्योंकि उनका पक्ष यही है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री और यही है डेमोक्रेसी। उनके पक्ष को रखने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं और वो रखेंगे, बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। और ये बहस का सर्वोत्तम उदाहरण है और यही सर्वोच्च उदाहरण है, यही शिखर है डेमोक्रेसी का। कोई हो या ना हो, आपका पक्ष यहाँ रखा जाएगा, आपका पहलू रखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और तर्क के साथ कसौटी पर रखा जाएगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात, कर्नाटक ने टेंडर्स में, सरकारी टेंडर्स में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया, तो कहा कि ये आरक्षण दिया जाएगा टेंडर्स के द्वारा, जो सरकारी ठेके पे जो काम होगा उसमें। और इसी पे बहस है कि आखिर आधार क्या है, आधार सही है या गलत है, इस पर आप तो चले गए आगे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, सही, आपकी बात मैंने ली जी। प्रोफेसर पासवान जेएनयू यूनिवर्सिटी से जी, आरक्षण की सैद्धांतिकी में मैं फिर कहना चाहूँगा कि आरक्षण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होती है। उदाहरण से मैं कहें कि अगर किसी एक अधिकार कहीं पे एक जगह पे एक ही जाति के लोग हों, एक ही धर्म के लोग हों, तो वहाँ का परिवेश लोकतांत्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर उसी जगह पे एक हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी, ईसाई हो, ब्राह्मण भी हो, दलित भी हो, तो वहाँ का माहौल अधिक लोकतांत्रिक होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में अगर सभी वर्गों के लोग, हमारा बातचीत करने का टोन बदल जाता है। अगर एक ही जाति के लोग एक जगह पे हों तो दूसरी जातियों के बारे में उल्टा सीधा कह देंगे, लेकिन अगर दूसरी जाति का, दूसरे लिंग अगर मौजूद है वहाँ पे, तो हम सभ्य आचरण बिहेव करेंगे। तो ये जिस भी सिस्टम में इस देश में, अगर जैसे वो शेर है ना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, तो इस देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सिस्टम में सबकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी देश मजबूत बनेगा और तभी सबका साथ सबका विकास तभी सही अर्थों में लागू होगा। मरहूम राहत, मैं आ गया। मरहूम राहत इंदौरी साहब का शेर था और जब आपने उसके आखिर के लाइन में कहा थोड़े ना है, तो जब ये जो थोड़े ना आपने जोड़ा तो इसको जो क्षेत्रीयता का जो कलर जो आपने दिया, उस भाषा का जो कलेवर दिया, मैं समझ गया कि ये शेर को भी किया जा सकता है, बड़ी माफ़ी के साथ किया जा सकता है और बात सुनी जा सकती है और कही जा सकती है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, मुझे वो भी मालूम है जब आप चाय की चुस्की ले रहे होंगे या चाय की टपरी के पास खड़े होंगे और आपका युवा होंगे और युवा मन के साथ सोच रहे होंगे फिर मेरा क्या होगा इस देश में, या चले जाना चाहिए इस देश से, छोड़ के चले जाना। नहीं 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 नहीं, कतई नहीं जाना है, रहना यही है और इसी देश को, इसी समाज को बेहतर बनाना है। और ये आपको लग सकता है कि 50 साल की उम्र के पास आके ये मैं बात कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी इनिंग खेल चुका हूं। ना 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 हुजूर आली, ये गलती ना कर देना, अभी तो मैं जवान हुआ हूं और अभी खेलना बाकी है। यकीन मानिए आपके अंदर भी उतना ही जोशो खरोश होना चाहिए। ये मत सोचिएगा, निराशा का एक कण भी नहीं। मुझे मालूम है कि जब 14 घंटे 15 घंटे करने के बाद और वो जो नंबर जब आते हैं और वो 90 दिखते हैं और उसके बाद जब खिसकता है, तो मुझे मालूम है, पीड़ा का भी मुझे भान है और उस बात का भी इम्कान है। जी प्रतीक जी, अभी बड़ा अच्छा जो तर्क दिया प्रोफेसर साहब ने, मेरा उसी के आंकड़ों के आधार पर आगे चलता हूं। कर्नाटका में जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्या वो सामाजिक है या शैक्षणिक है? न तो वो सामाजिक है, न वो शैक्षणिक है।
तो इसका मतलब संवैधानिक है ही नहीं। वो अब आगे सामाजिक भी है, एक वो मिनट, नहीं, शैक्षणिक भी है, ईमानदारी दोनों ईमानदारी भी है। ईमानदारी। अब ये बात आती है अनुसूचित जात में महिला उठाने वाले को, क्या ये अपने घर से क्या नाम जो है लड़कियां ब्याहेंगे क्या? ये बड़ी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब जो है। सामाजिक तब होगा क्या? मायावती के परिवार का क्या नाम जो ब्याहेंगे क्या? सामाजिक तब होगा। ये मुस्कुरा रहे हैं क्या नाम जो है। सही मायने में दुश्मन ऐसे लोग हैं जो ये प्रोफेसर जैसे लोग हैं जो है ये आरक्षण। नहीं नहीं बिल्कुल से बात कीजिए। एक मिनट नहीं नहीं शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी ये दिस इज नॉट शैलेंद्र जी दिस इज नॉट फेयर नहीं शैलेंद्र जी नहीं मैं एग्री प्रोफेसर ना मेरे मेहमान हैं नहीं शैलेंद्र जी नो आई वोंट एग्री। सवाल ये है कि आप जब उदाहरण रखें तो इसमें ये पहलू रखें कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा कर सकते हैं या मैं करता हूं, और आप मेरे यहाँ डिबेट में बहुत पहले से आते रहे हैं। ये सवाल है, मैं आई विल गिव यू चांस। मैं शांति से जवाब दूंगा। हर उठाए गिर की तरह से शैली मेरी ठीक नहीं। प्रोफेसर ये मैं कहता हूँ अमीरी का गरीबी का एक लेवल है। आपने कहा ना, अभी मित्र कह रहे थे कि मुलायम सिंह लालू, उनके यहाँ जब शादियाँ होती है ना, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जाते हैं। हाँ, सारे ब्राह्मण बैठ के खाना खा लेंगे वहाँ पे, सब जाते, वहाँ पे नहीं कोई पूछने जाता। हाँ। तो इस वजह से चाहे अमीर ब्राह्मण हो या दलित अमीर दलित हो, उसकी कैटेगरी अलग होती है। गरीब चाहे ब्राह्मण हो, गरीब दलित हो, उसकी कैटेगरी अलग होती है। ये आम समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामाजिक विषमता को दूर करने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों की है। पब्लिक समाज नहीं करता है।